नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस की पहली क्लास जिसका नाम क्या है, कोशिका। कोशिका टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिका ये टॉपिक हमारे टीए जो अभी अभी टीए की भर्ती देख कर आए हैं, जो बंदे ऑन ग्राउंड फिट है उनके लिए, टीए के लिए, और टीए के अलावा टीए आर्मी, अग्निवीर और दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सब में जो साइंस है ना, ये कॉमन साइंस है, टॉपिक है। तो कोशिका जहां भी टॉपिक कोशिका है उसमें सब में ये कॉमन टॉपिक होगा और सब में ये यूजफुल होगा। तो आपको पढ़ना है आज हम पढ़ने वाले कोशिका टॉपिक। कोशिका टॉपिक ये यूट्यूब पर आपको पूर्णतः फ्री मिलने वाला है। ये कोई पेड कोर्स है नहीं है, पूर्णतः फुल। अगर यहां से ये कोशिका टॉपिक पढ़ के जाओगे ना तो आपका कोशिका टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपसे। तो ये टॉपिक आज एक ही क्लास में पूरा करेंगे। ये क्लास होगी 40 या 45 मिनट की। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कोशिका की खोज किसने की, कब की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, कब की। मृत कोशिका की खोज किसने की और कब की। यह साइंस का एकमात्र टॉपिक है जिसमें क्या होता है, आपको कुछ सन याद रखनी पड़ती है। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले कब की, किसने की, तो इसमें क्या होता है, आपको सन याद रखनी पड़ती है। यह साइंस का एकमात्र टॉपिक है जहां सन याद रखनी अनिवार्य है। इसके प्रश्न आते हैं आपके। सबसे पहले कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रेरक जालिका, ये क्या होती है, ये सब पढ़ने वाले हैं। यह इतना ही टॉपिक है, ये बच्चों को सबसे हार्ड टॉपिक लगता है कोशिका, लेकिन मैं इसको एकदम आसान करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखो, कोशिका होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मानव शरीर की, मानव शरीर या फिर कोई भी जो शरीर जिसके क्रियात्मक या बोल दो या कार्यात्मक बोल दो, क्रियात्मक या कार्यात्मक संरचनात्मक सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो कोशिका होती है। जितने भी जीव उनका शरीर है ना, कोशिका से बना होता है। शरीर के टुकड़े करेंगे तो लास्ट जो टुकड़ा, जो छोटे से छोटा जो टुकड़ा, जो पॉइंट बचेगा, वो क्या होगा, कोशिका होगा। सजीव और निर्जीव, सजीव की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। निर्जीव की इकाई क्या होती है, एटम, परमाणु। जो भी निर्जीव है ना, वो परमाणुओं से मिलकर बन जाते हैं। जिस प्रकार मैं बोल दूं ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम, ये दीवार, इस दीवार के बनने में इसकी इकाई क्या है, हम क्या बोलेंगे, ईंट। एक एक ईंट से बनकर ये हमारी क्लासरूम तैयार हुआ है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक एक कोशिका से मिलकर बना है। तो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 के अंदर एक मृत कोशिका की खोज की थी। खोज की किसमें थी, वृक्ष की छाल, या उसको बोलते हैं स्लाइस कॉर्क। वृक्ष की छाल में कोशिका की खोज की थी, और वो कोशिका क्या थी, मृत कोशिका थी। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या नजर आया, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली स्थान नजर आए। उन्हें उसने सेल नाम दिया था। उन्हें क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। ये सब बातें इसने अपनी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें लिखी थी। इसके बाद 1674 की बात है। 1674 में रॉबर्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, 1674 के अंदर उन्होंने जीवित कोशिका की क्या की, खोज की थी। एक जीवाणु के अंदर जीवित कोशिका की खोज। जीवाणु के पिता भी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरिया, ल्यूवेनहोक, किसे कहा जाता है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक है। और ल्यूवेनहोक ने कब की, 1674 के अंदर। तो ये 2 पर्सन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक 1674। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेम ही चीजें किसने देखी, ल्यूवेनहोक ने देखी।
इसके बाद कोशिका के सिद्धांत आते हैं। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडेनस्वान ने दिया। इसके बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है 1855 रुडोल्फ विर्चो। इसके बाद कोशिका का विभाजन देखेंगे, कोशिका के अंग पढ़ेंगे, तो ये सब चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको शुरुआत से वापस बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल के अंदर की थी। पेड़ की छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क की स्लाइस, या वृक्ष की छाल में कोशिका की क्या की? खोज की थी। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। इन्होंने सेल शब्द किसको दिया था? ये आकृति देखी थी ना, उस आकृति में ये छोटे छोटे ये खाली स्थान से नजर आए थे, और ये पूरी संरचना को इसने बोला था ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसी क्या है? संरचना है। इसलिए इनको ये छोटे छोटे जो खाली कमरे नजर आए थे ना, उन कमरों को इसने क्या बोला था? सेल बोला था। और लैटिन भाषा में इस सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। इस खाली स्थान यानी छोटे कमरों को सेल बोला था, और लैटिन भाषा में इस सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने प्रथम जीवित कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। प्रश्न आता है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सन 1674 में ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की क्या की? खोज की थी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो इंपॉर्टेंट है। और साइटो शब्द के आगे लॉजी, किसी भी वैज्ञानिक शब्द के आगे लॉजी शब्द लगते ही उसका अध्ययन हो जाता है, उसके अध्ययन। तो कोशिका का वैज्ञानिक शब्द क्या होता है? साइटो। तो इसलिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या? साइटो, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, देखो, एक तो मृत कोशिका की खोज और एक जीवित कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, ये याद रखना है। तो रॉबर्ट हुक 1665 मृत कोशिका की खोज, और ल्यूवेनहोक 1674 जीवित कोशिका की खोज। 2% वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो और उसका अध्ययन साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इसके बाद आता है कोशिका के सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1838-39 में स्लाइडेनस्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दी थी। 1838-39, ये कई बुकों में यहाँ अलग डेट है, लेकिन ये सही 1838 और 39 ही है। में स्लाइडेनस्वान नामक दो द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, दो वैज्ञानिक हैं 1838-39 में। इन्होंने क्या कहा था? कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही थी? इन्होंने कहा था कि कोई भी जीव यानी धरती का जो भी जीव है ना, जीव का मतलब है पादपोरे जंतु। पादपोरे जंतु, जीवों में पादप और जंतु दोनों शामिल हो गए, का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने इतनी बात की थी कि प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से ही होता है। प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है। इसके बाद आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। देखो 1855 डेट याद रखनी, 1838-39 तो क्या है? कोशिका सिद्धांत, और 1855 क्या है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। ये आधुनिक रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इनके अनुसार एक शब्द दिया गया, उस शब्द का नाम याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रुडोल्फ विर्चो ने एक शब्द दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण होता है ना, वो पुरानी कोशिका से ही होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया? इसका अर्थ क्या होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। बिल्कुल होता है। हमारे हाथ के कहीं भी कट लग जाता है
4-5 दिन बाद सही हो जाता है क्या? बिल्कुल सही हो जाता है, घाव भर जाता है। इसके पीछे का कारण, यहां पुरानी कोशिकाएं थी और पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया, और हमारा घाव क्या हो गया? भर गया। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन की क्रिया देखें हमें, तो माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता की पुरानी कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं, इससे क्या बन जाता है? शिशु बन जाता है। तो बताओ, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण हुआ है क्या? प्रत्येक जीव में जनन की क्रिया यही चलती है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 में रूडोल्फ विर्चो कहता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। ये इतना ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इतना याद रखना है आपको। अब देखो कोशिका के प्रकार। कोशिका देखो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक होती है ना, ये होती है अविकसित कोशिका, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है। प्रो का अर्थ होता है प्रारंभिक या प्राथमिक है, और कैरियोट का अर्थ क्या होता है? केंद्रक। यानी ऐसी कोशिका जो प्राथमिक कोशिका थी, यानी जिसका विकास नहीं हुआ था। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका, यू का अर्थ क्या होता है? विकसित, यानी डेवलप्ड, और कैरियोट का अर्थ क्या होता है? केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु और नील हरित, दोनों उदाहरण याद रखनी है। जीवाणु और नील हरित शैवाल में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसको इस प्रकार समझो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमारे पास पहले कीपैड फोन थे क्या? वो क्या थे? वो प्रोकैरियोटिक थे। उसमें क्या होता था? सिर्फ कॉलिंग और अलार्म के काम आता था। लेकिन जो वर्तमान में जो स्मार्टफोन आ रखे हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक। सेम ये है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, एक सिंपल कोशिका थी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, समझ में आया? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? जीवाणु और नील हरित शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब हम सिर्फ पादप कोशिका और जंतु कोशिका को ही पढ़ने वाले हैं, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। पादप कोशिका क्या होती है और जंतु कोशिका क्या होती है? ये देखो, ये है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विशेष तौर से अंतर है, प्रश्न आता है विशेष तौर से इनमें अंतर क्या पाया जाता है? देखो, सबसे पहले देखो, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्लाइस स्कोर किया एक पेड़ की छाल के अंदर खोज की थी ना मृत कोशिका की। उसने एक मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार की संरचना नजर आई थी क्या? हाँ, तो ये संरचना इस प्रकार ही तो थी, इस प्रकार है। तो ये बहुत सारी संरचना, इसका एक संरचना को जूम किया गया है, इसकी एक संरचना को जूम, ये देखो, ये बहुत सी संरचना आगे जुड़ी हुई है इसके, तो एक संरचना को जूम करके दिखाया गया है यहां पर। इसमें देखो क्या है, इस संरचना के अंदर ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं ये केंद्र के अंदर होते हैं। उसी प्रकार इधर देखो, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका एक गोलाकार कोशिका होती है, इसके अंदर भी क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर जो सेम प्रोसेस इसमें होती है ना, वही सेम प्रोसेस इसमें होती है। लेकिन ये जो बाहर से ये इसकी आकृति है ना, इसकी आकृति जो बाहर वाली आकृति बनी होती है वो बनी होती है कोशिका भित्ति की। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर की जो इसकी परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति, जिसे कहा जाता है शेल वॉल। कोशिका भित्ति, शेल वॉल, यानी ये क्या होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है। वॉल, वॉल यानी दीवार, हार्ड कठोर होती है। पेड़ की छाल कठोर होती है क्या? ये पेड़ की छाल कठोर, उसी प्रकार इसका जो सबसे अंतिम जो परत होती है ना, वो क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की परत का नाम क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका की 2 नंबर की है, जबकि जंतु कोशिका में ये बाहर की जो परत है ना पहली, ये भी कोशिका झिल्ली है। तो सबसे मुख्य जो अंतर है इसमें क्या है? पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है?
कोशिका, जबकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। सबसे मुख्य अंतर यही है। सबसे बाहर की परत पादप कोशिका में सबसे बाहर की परत पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसके बाद दोनों में कॉमन है कोशिका झिल्ली, दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में केंद्रक पाया जाता है क्या? पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है ना, इस द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। दोनों में पाया जाता है क्या? दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस, दोनों में पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के भी दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो हम आगे केंद्रक को पढ़ेंगे तब इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो केंद्रक के चारों ओर ये क्या है? ये दो पांख सी नजर आ रही है ना आपको, ये इनका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये दोनों में पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका, ER। अंतःप्रद्रवी जालिका देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। चिकनी होती है उस पर कुछ नहीं पाया जाता, जबकि खुरदरी होती है उस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जो इसके ऊपर ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं क्या आपको? ये इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर। इस साइड देखो भाई, सेम है क्या? ये सेम चल रहा है। जहां अलग होगा मैं बताऊंगा। देखो एक ही चीज अब तक अलग आई है, क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ओनली फॉर जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, हाँ ओनली फॉर पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसके अलावा सब सेम है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्र के बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके ऊपर राइबोसोम, दो प्रकार की, एक चिकनी एक खुरदरी। चिकनी पर कुछ नहीं, छप्पन पार्ट, जबकि खुरदरी पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो ये क्या है? इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इधर भी है और इधर भी है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में क्या? दोनों में है। ये देखो ये क्या है? गोल्जी काय, इधर और है इधर। लाइसोसोम दोनों में है क्या? दोनों में है। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसके कॉमन अंग है। इसके अलावा एक तो इसमें पाया जाता है लवक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड लवक, और एक पाई जाती है रिक्तिका। क्या पाई जाती है? रिक्तिका। प्लास्टिड यानी लवक, रिक्तिका और कोशिका, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो ओनली फॉर किस में पाई जाती है? पादप कोशिका। प्रश्न आता है कि पादप कोशिका का केंद्रक, पादप कोशिका का केंद्रक है, सेंटर में न होकर थोड़ा सा साइड में होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? रिक्तिका। इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है। इस रिक्तिका की वजह से ये केंद्रक थोड़ा सा क्या होता है? साइड में होता है। तो तीन चीज ऐसी हैं जो इनमें डिफरेंट लाती है। क्या है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका ओनली फॉर पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में बाकी सब चीज दोनों में क्या है? कॉमन है। अब लवक क्या काम करता है? रिक्तिका का, गोल्जी का, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनका काम क्या है? इन सब अंग को हम पढ़ेंगे। एक एक अंग को पढ़ेंगे। देखो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका की सबसे बाहर की जो परत है ना, सबसे बाहर की झिल्ली, वो क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेल वॉल बोलते हैं। देखो यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर पादप कोशिका में पाई जाता है। कोशिका भित्ति को कोशिका का को कठोरता प्रदान है। कोशिका भित्ति कोशिका के एक प्रदान करे, अब बारों के वह हार्ड हुए, कठोर हुए, एक तरह कठोरता प्रदान करे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, बनेडी किसकी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी प्रकृति पारगम्य होती है। अब ये पारगम्य क्या है? पारगम्य देखो एक तो होता है पारगम्य,
एक होता है अपारगम्य, एक होता है अर्धपारगम्य। पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। पारगम्य, इस रोम का वो गेट है ना, ये पारगम्य है, हम बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, इसको मतलब इसको पार कर सकते हैं, ये पारगम्य है। अपारगम्य, इस रोम की ये दीवार अपारगम्य है, इसको हम पार नहीं कर सकते। अर्धपारगम्य, इस रोम की ये खिड़की अर्धपारगम्य है। अर्ध का मतलब कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं और अंदर है, जैसे हवा पानी बाहर जा सकता है क्या? आ सकता है, हम जा सकते हैं क्या? नहीं। तो पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, समझ में आया तीनों का अर्थ? ये बोल रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होती है? पारगम्य होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है ना, इस प्रकार कोशिका भित्ति किसके ऊपर होती है? जीवाणु में भी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके अलावा कवक की कोशिका भित्ति बताओ, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। काइटिन बोल दो या फंगल सेलुलोज बोल दो। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाद आता है कोशिका झिल्ली, इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक के तीनों नाम है ये। कोशिका झिल्ली बोल दो, सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा झिल्ली बोल दो। किस में पाई जाती है ये? ओनली फॉर किस में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है। जो भी कोशिका होती है ना, कोशिका, उस कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है। धरती पर जितनी भी कोशिकाएं है ना, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सब में पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है। इसकी प्रकृति कैसी है? अर्धपारगम्य है। यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है, प्रत्येक धरती की जितनी भी कोशिकाएं है ना, सब में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। यह फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। जिस प्रकार कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी थी, इसी प्रकार कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? फास्फोलिपोप्रोटीन। अब क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है? पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है, पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है, बताओ किसकी? अरे कोशिका झिल्ली तो इसी की बनेगी, फास्फोलिपोप्रोटीन। नाम पहले पादप दे दिया तो क्या हुआ? कोशिका झिल्ली तो सेम ही है। हाँ, तो कोशिका झिल्ली फास्फोलिपोप्रोटीन की ही बनी होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इन्हीं प्लाज्मा झिल्ली बोले। तो कोशिका झिल्ली का के प्रश्न याद रखना है। देखो, अर्धपारगम्य, बिल्कुल अर्धपारगम्य। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, ये अर्धपारगम्य होती है। ये प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। ये फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसे। इसके अलावा देखो, केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्र की क्या की? खोज। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ये केंद्रक है। देखो, केंद्रक दोहरी झिल्ली से बना होता है। दोहरी झिल्ली देखो, एक तो बाहर की परत होती है, एक इसके अंदर, दोहरी झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर ये जो आकृति बनी हुई है ना, इस आकृति को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल है। क्रोमेटिन जाल के अंतिम भाग पर देखो, ये एक नजर आ रही है क्या? ये पॉइंट सा, ये होता है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, क्रोमेटिन जाल के ऊपर। ठीक है। इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसका नाम क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष यानी जो नियंत्रण रखे कोशिका के ऊपर। हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष से कहा जाता है, शरीर का नियंत्रण कक्ष मस्तिष्क को कहा जाता है। मस्तिष्क के अकॉर्डिंग जो शरीर चलाओ अपन के बोलनो है, अपन चालनो है, आपनो हाथ काम में लेनो है, तो मस्तिष्क ही तो सूचना देवे। ये प्रकार कोशिका को नियंत्रण कक्ष के वे केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या होता है? केंद्रक होता है। अब देखो, केंद्रक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहां पाया जाता है?
केंद्रक के अंदर कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र वगैरह ये सब पाए जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। इसके अलावा मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े या कुल 46 होती है, जिनमें से नर तथा मादा में 22 जोड़े एक समान तथा एक जोड़ा भिन्न होता है। एक जोड़ा भिन्न XX या XY होता है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जावे? 46। 46 में समान कितना पाया जावे? 22। नर और मादा में 22 जोड़ी समान गुणसूत्र पाए जावे, 22 जोड़ी XX समान हुए। लेकिन एक 23वां जोड़ा अगर XX है तो महिला और XY है तो पुरुष, ये एक भिन्न गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखो, मादा में 22 जोड़े, नर में 22 जोड़े, सेम है क्या? हाँ, 22 जोड़े सेम है। एक जोड़ा देखो XX बनते ही तो क्या बन जाएगी? और वो गुण जो भिन्न है वो XY बनते ही नर बन जाएगा। जो सेम होते हैं उसे कहा जाता है ऑटोसम, और भिन्न होते हैं उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। XY को लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है, बिल्कुल। देखो 22 और 22 सेम है क्या? इससे कोई लिंग का पता नहीं चलता, ये सेम होते हैं। लेकिन लिंग का निर्धारण कौन करेगा? जो 23वां जोड़ा आएगा ना, जो भिन्न जोड़ा है। अगर XX आया तो मादा और XY आई तो पुरुष। यही बोल रहा है, XY को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यह केवल नर में पाया जाता है। XY को लिंग गुणसूत्र, देखो XX के साथ XY जुड़ते ही क्या बन जाएगा? नर ही बनेगा। तो ये बोल रहा है केवल नर में पाया जाता है, बिल्कुल नर में पाया जाता है। गुणसूत्र पर पट्टे के रूप में जीन पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र की आकृति होती है इस प्रकार है। गुणसूत्र के ऊपर पट्टे के रूप में क्या पाए जाते हैं? जीन। इस प्रकार पट्टे होते हैं गुणसूत्र के ऊपर, और पट्टे के रूप में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। इसे आनुवंशिकी की क्या कहा जाता है? इकाई। गुणसूत्र पर पट्टे के रूप में जीन पाए जाते हैं और उसे आनुवंशिकी क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक चीजें जाती है ना, वो किसके माध्यम से जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ये देखो, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर ये देखो पट्टे के रूप में क्या है? जीन है। अब 2 नंबर पर देखो, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER कहा जाता है इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। पाए जाने का स्थान है केंद्रक के बाहर, कोशिका द्रव्य में। देखो इस प्रकार केंद्रक था, ये केंद्रक है। इसके बाहर देखो पत्ते के समान इस प्रकार की आकृति थी ना, ये क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका है। 2 प्रकार की बताई थी, एक चिकनी एक खुरदरी। खुरदरी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये चीज है देखो। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। पाए जाने का स्थान होता है केंद्रक के बाहर, कोशिका द्रव्य में। कार्य अंतः कोशिकीय परिवहन, अंतः कोशिकीय परिवहन। परिवहन का जो कार्य होता है ना, वो किसका होता है? कोशिका के अंदर जो परिवहन का कार्य है ना, ये किसका है? अंतःप्रद्रवी जालिका का है। इसके अलावा 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी और एक खुरदरी। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम अनुपस्थित, यानी उपस्थित नहीं होते, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम में उपस्थित होते हैं। ये देखो, ये अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। देखो ये तो है खुरदरी और ये है चिकनी। चिकनी पर राइबोसोम अनुपस्थित, जबकि खुरदरी पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलाडे ने। ये ऊपर डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं क्या? ये राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे ने। पाए जाने का स्थान ER, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है इसका? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन आता है राइबोसोम का कार्य क्या होता है?
प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अन्य नाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन से? 70S और 80S। 70S होता है जो 50S और 30S से मिलकर बना होता है। 50S और 30S इसका ये योग नहीं है, ये एक पैमाना है, इसके नाप का पैमाना है 50S और 30S। देखो इस प्रकार ये है 50S और ये है 30S। अब ये दोनों मिलकर इस प्रकार बनाते हैं, ये 50S और ये 30S, ये 50 और ये 30। इन दोनों का ये पैमाना होता है ना, ये 70 के बराबर रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? 70S। ये योग नहीं है इसका। इसी प्रकार 80S, 80S की दो इकाइयां होती हैं, एक तो 60S की और एक 40S की होती है। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। देखो जहां S का अर्थ क्या होता है? अवसाधन गुणांक बोलते हैं इस S को। और 17S राइबोसोम छोटे आकार के होते हैं तथा मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये 80S राइबोसोम बड़े होते हैं आकार में, और ये मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की आकृति थी। देखो इस प्रकार की आकृति थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की आकृति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान। नामकरण किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान और एक दूसरा वैज्ञानिक आता है कोलिकर। कौन सा? कोलिकर। तो कहीं कोलिकर नजर आए बुक में तो ये कंफ्यूज मत होना। अल्टमान और कोलिकर नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी? खोज की थी। नामकरण किसने दिया था? बेंडा ने दिया। इसका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा गृह। श्वसन के माध्यम से कोशिका में जो ऊर्जा का निर्माण करती है ना, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है एटीपी के रूप में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। देखो ये इसकी आकृति है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति है। इसमें दो झिल्लियां होती हैं, एक तो होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के ऊपर देखो ये डॉट डॉट, ये आंतरिक झिल्ली है ना, इस पर ये आंतरिक झिल्ली पर डॉट डॉट से पाए जाते हैं। ये तो राइबोसोम है, इसके अंदर ये जालनुमा संरचना है, ये डीएनए पाई जाती है। और आंतरिक झिल्ली को बोलते क्या है? क्रिस्टी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा अंग है। तो सबसे बड़ा अंग केंद्रक, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक है। तो दूसरा बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया। इसके स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। देखो कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या पाया जावे? डीएनए, आरएनए, अंतःपरिवर्तन पर राइबोसोम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पर स्वयं का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का क्या पाया जावे? डीएनए और स्वयं को क्या पाया जावे? राइबोसोम। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, और यही चीज यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक। किसे कहा जाता है यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। क्यों? कि इसके अंदर स्वयं के डीएनए और स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक वलित झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक जो वलित झिल्ली होती है ना, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसके द्वारा? कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसे पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा को निर्माण हुआ है एटीपी के रूप में, वो क्या हुए? माइटोकॉन्ड्रिया। इस खतर माइटोकॉन्ड्रियन के बोले पावर हाउस या ऊर्जा गृह बोले। देखो ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
एक की फुल फॉर्म बहुत बड़ा आइडिया है। तो एटीपी के रूप में, ऊर्जा के रूप में बनती है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? अन्य नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। इसका कार्य क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन। यह एक पाचक एंजाइमों से भरी छोटी थैली जैसा अंग होता है। लाइसोसोम कुछ नहीं होता, ये लाइसोसोम है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। बस ये लाइसोसोम है। काम क्या करता है? ये काम करता है कोशिका के अंदर जो कटी पटी चीजें होती है ना, उनको भक्षण करने का काम करता है, यानी साफ सफाई का काम करता है। कोशिका का कोई अंग अगर उसको साफ सफाई करना है तो कौन करेगी? लाइसोसोम। कोई अंग फ्रैक्चर हो गया, कोई अंग मृत हो गया, तो उसकी साफ सफाई का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। लेकिन इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? अगर कोशिका के अंदर ये स्वयं फट जाए, कोशिका के अंदर स्वयं लाइसोसोम स्वयं फट जाए, तो ये पूरी कोशिका को ही समाप्त कर देता है। इसलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। याद कैसे रखोगे? लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। ऐसे समझो कोई व्यक्ति था, वो डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। डूबा, इसका मतलब उसने क्या की? आत्महत्या की। आत्महत्या करने के बाद उसकी लाश को बाहर निकाला, तो लाश से क्या बन गया? लाइसोसोम। कोई व्यक्ति डूबा, डूबने पर डूबा, इसका मतलब उसने क्या की? आत्महत्या। तो आत्महत्या करने के बाद उसकी बॉडी को बाहर निकाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाश। लाश से लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका में टूटे हुए कोशिकांग का भक्षण करता है। कोशिका में टूटे हुए कोशिकांग, कोशिका के अंग जो टूट जाते हैं, उनका क्या करता है? भक्षण कर कोशिका की सफाई करते हैं। इसलिए इसे सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। लाइसोसोम के फट जाने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर अन्य अंगों के टूटे फूटे या भक्षण, उनके भक्षण का कार्य लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के स्वयं के फटने से पूरी कोशिका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रिक्तिका किस में पाई जाती है? रिक्तिका पादप कोशिका में। रिक्तिका को कहा जाता है रस नली। यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। रिक्तिका में कोशिका रस का संग्रहण होता है। रिक्तिका में क्या होता है? कोशिका रस का संग्रहण होता है। इन्हें संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। गोल्जी काय इसे संग्रहण, इसके अंदर जो कोशिका का रस होता है ना, उसका संग्रहण यानी एकत्र कहां होता है? रिक्तिका में, इसलिए इसे संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। गोल्जी काय, गोल्जी काय क्या है? गोल्जी काय की खोज, गोल्जी काय देखो इस प्रकार की आकृति थी ना, इस प्रकार की आकृति होती है गोल्जी काय की। ये गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसका कार्य क्या होता है? श्रावण करना। श्रावण, श्रावण यानी श्रावित। जैसे हमारी लार ग्रंथियों से लार का क्या होता है? श्रावण होता है ना, तो इसी प्रकार इसका कार्य होता है श्रावण करना। अन्य नाम होता है इसे ट्रैफिक पुलिस, यानी यातायात प्रबंधक बोला जाता है। इसे ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? चेकिंग का काम, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, यही काम इसका होता है। इसलिए इसको बोल दिया ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक। यह कोशिका में पैकेजिंग में भी सहायता करता है। कोशिका के अंदर किसका काम करता है? पैकेजिंग में सहायता करता है। ये देखो, ये गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय के बाद आता है लवक। लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक की खोज किसने की? ई हेकल ने की थी। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी यानी रंगीन। रंगीन क्या क्या होते हैं? हमारा फल, फूल, बीज ये रंगीन होते हैं। इसका मतलब इसमें क्या पाया जाता है? वर्णी लवक। अवर्णी, अ यानी नहीं, वर्ण, वर्ण यानी रंग, जिसमें रंग नहीं होता, इसका मतलब वो क्या होता है? रंगहीन। और रंगहीन क्या होती है?
जड़। सभी पेड़ पौधों की जड़ क्या होती है? रंगहीन होती है। तो उसमें क्या पाया जाता है? एवनी लवक। एक होता है हरित लवक है, हरित यानी हरा, ऐसा लवक जो क्या हो? हरा हो, यानी हरे रंग का। हरे रंग का क्या होता है? पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। हरित लवक किसकी उपस्थिति के कारण हरे होते हैं? पर्ण हरित के कारण ही हरे होते हैं। हरित लवक पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्या है? प्रक्रिया वह। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं पादप आपको क्या बना ले? वह भोजन बना ले वह। इसलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है? रसोई घर। रसोई घर में क्या बने? भोजन। हरित लवक की वजह पादप में क्या बने? एक खातर इनके बोलने पादप को, कोशिका को रसोई घर। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कोशिका टॉपिक हमारे जो कोशिका के अंग, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिए, ये सब पढ़ लिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आए हुए हैं, वो फैक्ट एक स्थान पर है। देखो, कोशिका का अध्ययन है, कोशिका की खोज 1600, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। देखो, मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये प्रश्न सीधे सीधे आए हुए प्रश्न नहीं है। प्रश्न आएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, अंतःप्राद्रव्य जालिका को किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। संग्रहण कक्ष रसदानी को, यातायात प्रबंधक है गोल्जी इकाई को, पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, रसोई घर है हरित लवक को कहा जाता है, स्पाई कर्मचारी लाइसोसोम। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है कोशिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक के द्रव्य तथा उसके अंग, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका का द्रव्य, केंद्रक का द्रव्य और इसके जितने भी अंग होते हैं ना, इनको संपूर्ण रूप से क्या बोला जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशेर ने 1869 में। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वॉटसन तथा क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। ओके, धन्यवाद। ये हमारा कोशिका टॉपिक है जो एक क्लास में मैंने पूरा किया है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से, ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए इतने क्वेश्चन आप याद कर लोगे तो आपको 100% एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।